सबसे ज्यादा कोयला का पैसा किसके पास है? बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं। ठीक है, चोरी करा रहा धनबाद के एरिया। बाबूलाल जी ही बताएंगे, उनके पास सारा रिपोर्ट आया है, सारा रिपोर्ट आया है। अरे बोलिए, हम जो नाम मेरे ओर से जो नाम छूटा है, तो जिनको लगता है छूटा है उनको वो नाम बता देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर या नेताओं की संलिप्तता से कोयला का काम होता है, अवैध कारोबार। ये उन्होंने हमें उम्मीद थी कि वो एक सरकारी शिक्षक रहे हैं, वो निष्पक्ष होंगे बाबूलाल जी, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काम तो उन्होंने अच्छा किया लेकिन निष्पक्ष होकर नहीं कर पाए। वो अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लिया। क्या 2029 में हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो अपनी पार्टी जेएलकेएम को कुछ सीटें दिलवा पाएंगे, या फिर उनकी अपनी सीट डुमरी की भी जो है वो भी हाथ से चली जाएगी? टाइगर जयराम महतो का जो कुछ रुझान है वो सही नहीं, और टाइगर जयराम महतो आजकल उतने ट्रेंड में भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात यह है कि यहां पर भैया दो ही चीजें हैं, एक है पक्ष, एक है विपक्ष। एक तरफ हेमंत सोरेन जी है, एक तरफ बाबूलाल मरांडी जी है, एक तरफ जेएमएम कांग्रेस यानी महागठबंधन, और एक तरफ बीजेपी आजसू यही यानी कि एनडीए। तो भैया बात यह है कि इन दोनों के बीच में जेएलकेएम का तो कोई पूछताछ ही नहीं है भैया। हम एक सबसे बड़ी बात आपको अंतिम में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आज का एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं विधानसभा के बाहर टाइगर जयराम महतो का और बाबूलाल मरांडी जी का। देखिए, पहले छोटी सी वीडियो क्लिप आपको पहले बाबूलाल मरांडी जी का दिखाते हैं 1 मिनट का, और उसके बाद बड़ी लंबी वीडियो जो है आपको टाइगर जयराम महतो का दिखाते हैं। देखिए, अच्छे से देखिए, और उसके बाद जो हम बोलेंगे सुनकर जाइएगा। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अवैध और कोयला कारोबारियों को लेकर, और आजसू की तरफ से जयराम महतो नाराजगी जाहिर करते नजर आए कि उन्होंने कहीं सूची में उनका नाम नहीं दिया जो पार्टी कहना है उनका। किनका ना? धनबाद के जो अपने ही अरे बोलिए, हम जो नाम मेरे ओर से जो नाम छूटा है, तो जिनको लगता है छूटा है उनको वो नाम बता देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? और लिखित में देना चाहिए सरकार को, सरकार से कार्रवाई करे। हम ही सब नाम जानेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है ना। राज्य भर में जितनी घटनाएं होती है, सब घटनाओं की जानकारी तो हमारे पास नहीं पहुंचता है, जितने पहुंचता है उसको मैं बोलता हूँ। जरूरी नहीं है कि नाम सभी का नाम हम ही को पता हो। क्यों आपके पास, आप जब इतना का नाम लिए तो 2 का नाम क्यों छोड़ दिए? फेवरेटिज्म, बस यही हो गया, फेवरेटिज्म वाला बात करते हैं। जब आप सबका नाम ले ही लिए तो किसी का नाम नहीं लेते, सिर्फ जगह बता देते हैं कि धनबाद जिले के अमुक 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 जगहों में कोयला का काला कारोबार होता है। आपने जब नाम लिया है तो उनका नाम क्यों छोड़ा? यही तो सवाल है। तो वो कह रहे हैं कि हम ही को नाम पता होना जरूरी नहीं है। नहीं, आपको पता है, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी के बात की गंभीरता है तो नेता प्रतिपक्ष की होती है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बिना भेदभाव के नाम लेना चाहिए तुमको। सबसे ज्यादा कोयला का पैसा किसके पास है? बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं। ठीक है, चोरी करा रहा धनबाद के एरिया। बाबूलाल जी ही बताएंगे, उनके पास सारा रिपोर्ट आया है, सारा रिपोर्ट आया है। अरे सारा रिपोर्ट आया है। बाबूलाल जी जानते हैं कि उनके दल के लोग ज्यादा वहाँ कोयला के कारोबार के हिस्से में सम्मिलित, क्योंकि सांसद उनका 6 विधायक होते हैं धनबाद जिला में, जिसमें झरिया, बागमारा और आपका धनबाद, 3 विधायक उनके पार्टी के। सरकार के रहते हुए बाबूलाल को पता है कोयला चोरी कौन करवा रहा है, उनके लोग कैसे करवा रहे हैं? ठीक है, नेता देखिए, सीएम के बाद कोई अगर लीडर होता है तो अपोजिशन होता है, और उनकी बात में भी गंभीरता से राज्य को लेती है, राज्य लेती है, मीडिया लेती है, जनता लेती है। तो निसंदेह वो गंभीर इंसान है, गंभीर बातें उन्होंने कहा है, लेकिन बस वो निष्पक्ष नहीं होकर पाए, वो अपने लोगों का नाम नहीं गिना पाए। 180 किलोमीटर की दूरी तय करके विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेगी आपकी पार्टी। क्या मुख्य मांगे हैं? जी, हमारी मुख्य मांगे हैं स्कॉलरशिप का भुगतान हो, हमारी मांगे हैं स्थानीय नीति लागू हो, हमारी मांगे हैं नियोजन नीति लागू, हमारी मांगे हैं कि झारखंड की तमाम जो भी प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाएं समय पर हों और एक निश्चित कैलेंडर के आधार पर हो। छात्रवृत्ति को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है उसका हिस्से का भागीदारी जो है राज्य को नहीं दे रही। तो राज्य सरकार को सही से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं, इससे पहले भी राज्य में महागठबंधन की सरकार थी और केंद्र में एनडीए की सरकार थी, लेकिन छात्रवृत्ति तो मिलता था। तो अगर इस बार नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार ने कहाँ चूक की है, या फिर जो केंद्र का अंश इनको दिया जाता है उसका इन्होंने ठीक से ऑडिट हिसाब दिया है या नहीं दिया है? ये भी सवाल बनता है कि आपने कहीं केंद्र का अंश जो मिलता था या फिर जो आपको योजनाएं दी जाती थी केंद्र के माध्यम से, उन योजनाओं को आपने कहाँ दिया, कहाँ खर्च किया? शायद इसका हिसाब नहीं दे रहे होंगे सही से।
कुछ तो बातें हैं, अगर कुछ बातें हैं तो हमारे विपक्ष के दल में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में 21 और 3 24 विधायक हैं, तो बैठकर हल निकालना चाहिए, समन्वय स्थापित करना चाहिए, बातचीत से इस बातों का समाधान होता है, तो ये प्रयास करना चाहिए। केसीसी सीजीएल को लेकर आपकी पार्टी के नेता लोग भी आंदोलन में थे। तो पेपर लीक की बात कहते हैं, देखिए, पेपर लीक की बात हम लोग आज भी कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक पर जो करते हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई हो, तो ये सरकार को करना होगा। सरकार की मंशा ठीक नहीं दिख रही है, सरकार का जो तरीका है काम करने का वो ठीक नहीं दिख रहा है, बहुत ही माने उदासीन पॉलिटिक्स करने का काम कर रही है, वो गंभीर नहीं है विषयों को लेकर, वो मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। 1 साल हो गए हैं सरकार हुए, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल सरकार को अगर 10 नंबर में नंबर देना पड़े तो 3-4 नंबर देंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ढोल नगाड़ा किस खुशी में बजा, क्या उपलब्धि है? आप एक भी उपलब्धि बता दीजिए। आप पंचायत में चले जाइए, जल नल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। आप पंचायत में चले जाइए, नया चापाकल नहीं मिल रहा है। आप पंचायत में चले जाइए, आप गाँव में चले जाइए, नई सड़क नहीं बन रही है, नया पुल नहीं बन रहा है, नया भवन नहीं बन रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, सहिया को मानदेय नहीं मिल रहा है, सेविका को मानदेय नहीं मिल रहा है, सखियों को मानदेय नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो सहायक है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, जो साक्षरता कर्मी है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। तो कैसे, क्या कौन सी उपलब्धि है? केवल मैया सम्मान योजना जो आप 2 महीने 3 महीने में दे पा रहे, क्या वही इस राज्य की उपलब्धि है? बाकी आप बताइए, कौन सा काम, कौन से विभाग के लोग इनसे खुश है, बता दीजिए। एक चीज आप जो पास है, लेकिन पास से नहीं चलेगा, टॉप होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। एक चीज आपने कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं, ये हमने इसलिए कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहाँ तो जाती ही नहीं है, जो गांडे विधानसभा है, तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं, और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुगबुगाटी, तो बोले बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे, बनाए हैं, जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। तो मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप भी हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे हम लोग। ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और मैंने आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि चूंकि वो खबरें बाहर आ रही थी, और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है, सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है, वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है, क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिए हैं कि नहीं, ये भी बात है। देखिए, द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है। हाँ, 11,000 करोड़ के आसपास बजट पेश किया जाएगा। इसके पहले अनुपूरक बजट पेश किया था, तो आप इसमें कितने संतुष्ट हैं? दूसरे अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। देखिए, अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी राज्य को बजट की आवश्यकता है। राज्य के सारे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, सारे कार्य पेंडिंग है, लेकिन उस बजट में किस प्रकार से खर्च हो पाता है, किस प्रकार से उस बजट का संग्रहण हो पाता है, ये विषय रहेगा। तो लगातार जिस तरह से सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सड़क तक पूरा हंगामा हुआ, हाईकोर्ट उसके बाद निर्देश दिया कि रिजल्ट जारी किया जाए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस पर सरकार विचार कर रही है। सरकार, हमें लगता है कि उस पर हम लोग बैठ के भी बात करेंगे। अगर मौका मिले सबसे सुझाव का, सर्वदलीय बातचीत में, तो हम लोग बात करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अब सदन 4 दिन का है, आप भी जानते हैं 4 दिन का सदन है, तो सदन की कार्रवाई बहुत कम दिनों की है। मैं तो चाहूँगा कि कम से कम शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र कम से कम 10 दिन का कार्य दिवस हो। बजट सत्र फिर 1 महीना चलता है, 20 दिन कार्य दिवस होता है, लेकिन बाकी जो 2 सत्र बहुत छोटे होते हैं, इनमें हमारे मुद्दे रखने का समय नहीं मिल पाता है। जो आरोप पत्र जारी किया गया था नेता तक, उससे जो 3 मुद्दे सामने आए, भ्रष्टाचार, कोयला, अवैध कोयला खनन को लेकर की बात। देखिए, इसमें सच्चाई है, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मैं उसी जिले से आता हूँ, इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सूची जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात उन्होंने कही है, लेकिन एक चीज़ है, नेता प्रतिपक्ष होकर भी वह कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पाए। उन्होंने अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लिया, उनके दल से जुड़े हुए कोयला कारोबारियों का नाम नहीं लिया। ये भारी भूल उन्होंने किया। अगर उनके पास सूची नहीं थी तो कहे, हम उनको सूची भी दे देंगे और उस डिपो का भी नाम बता देंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर या नेताओं की संलिप्तता से कोयला का काम होता है, अवैध कारोबार। ये उन्होंने हमें उम्मीद थी
कि वो एक सरकारी शिक्षक रहे हैं, वो निष्पक्ष होंगे बाबूलाल जी, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काम तो उन्होंने अच्छा किया लेकिन निष्पक्ष होकर नहीं कर पाए, वो अपने दल के नेताओं का नाम नहीं ले पाए। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई पर सवाल ये उन्होंने घेरा और कई का नाम का खुलासा किया, किनका नाम नहीं खुलासा कर, अपने लोगों का खुलासा नहीं कर पाए, उनके सांसद जी के नेतृत्व में जो कारोबार चलता है उन लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। ये कौन नहीं जानता है। आज अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला का पैसा किसके पास है, बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं। बाबूलाल मरांडी जी की आपने जो वीडियो देखी, दरअसल मामला यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबूलाल मरांडी जी ने जो कोयला माफिया है या जो नेता संलिप्त है अवैध कोयला खनन में, उनका नाम उजागर किए। लेकिन धनबाद में उनके 3 विधायक हैं, जैसा कि टाइगर जयराम महतो बताए, लेकिन उन 3 विधायकों का नाम उन्होंने नहीं लिया। बाबूलाल मरांडी जी ने अपने बीजेपी पार्टी के जो नेता है, उनके अपने जो विधायक है, सांसद है, उन्होंने उनका नाम उजागर नहीं किया कि हां ये लोग भी अवैध कोयला खनन में संलिप्त है। उन्होंने उनका नाम जो संलिप्त है उनका वो नाम बचा दिए, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी नहीं बचाए। उन्होंने साफ साफ कहा, ये तो क्या बोले, एक अच्छा शब्द बोले, फेवरेटिज्म, ऐसा एक शब्द का प्रयोग किए कि मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो है जेएमएम और कांग्रेस या फिर जो महागठबंधन के नेता है, विधायक, सांसद है, आपने उनका नाम उजागर कर दिया कि हाँ ये लोग जो है अवैध कोयला खनन में संलिप्त है, और आपने अपने बीजेपी के जो कैंडिडेट है, जो बीजेपी के नेता है या बीजेपी के विधायक, सांसद है जो इसमें संलिप्त है, आपने उनका नाम उजागर नहीं किया। ऐसा थोड़ी है कि बाबूलाल मरांडी जी को पता नहीं है कि कौन है जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, कौन है ऐसा जिसके पास अवैध कोयला का बहुत ज्यादा पैसा है। पता है बाबूलाल मरांडी जी को, लेकिन उन्होंने उनका नाम जिक्र क्यों नहीं किया। देखिए, बाबूलाल सोरेन जी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बीजेपी, आजसू, जेडीयू, एलजेपी, आरबी, यानी जो भी है एनडीए अलायंस पार्टी, ये एक पार्टी है, और एक पार्टी महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, हमारे जेएमएम है। तो अब जैसे कहने का मतलब ये कि ये 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हो गई, और जेएलकेम अकेला एक पार्टी और एक विधायक टाइगर जयराम महतो। जेएलकेम पार्टी अगर टिकी हुई है तो जयराम महतो पर ही टिकी हुई है, और थोड़ा बहुत टिका हुआ है तो देवेंद्र नाथ जी पर और मोतीलाल महतो जी पर, बस इन्हीं कुछ लोगों पर टिका हुआ है जेएलकेम। सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी, जेडीयू, इतनी बड़ी तो आजसू तो नहीं, आजसू तो छोटा हो गया, आजसू पार्टी, ये सब मिलकर के जो है इतनी बड़ी पार्टी बन रही है। और इधर महागठबंधन के, इन दोनों के बीच में जेएलकेम 2029 में अच्छा कर पाएगी, तो देखिए मेरा अनुमान है कि नहीं कर पाएगी। जेएलकेम तब अच्छा कर पाएगी जब जेएलकेम जो है या तो महागठबंधन में जुड़े या तो जो है वो एनडीए में जुड़े, यानी कि या तो वो हेमंत सोरेन जी के साथ गठबंधन करे या फिर जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करे, एनडीए में जाए। लेकिन जेएलकेम ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जेएलकेम यहां पर राजनीति करने नहीं आया है, अपना सीट बचाने नहीं आया है, या फिर मंत्री बनने नहीं आया है। टाइगर जयराम महतो मंत्री बनने नहीं आए, बल्कि टाइगर जयराम महतो अपने जो उनके गरीब जनता है उनकी वो आवाज बनने आए। अगर वो किसी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे उनका खूब फायदा होगा। अगर टाइगर जयराम महतो जेएलकेम पार्टी अगर जेएमएम को ज्वाइन कर ले, चाहे महागठबंधन को ज्वाइन कर ले या एनडीए को ज्वाइन कर ले, तो इससे फायदा टाइगर जयराम महतो को भरपूर होने वाला है। मंत्री पद मिलेगा, एकदम कंफर्म टाइगर जयराम महतो को मंत्री पद मिलेगा, उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं वो। लेकिन जनता की आवाज वो शायद नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब कोई भी गठबंधन में चला जाता है तो गठबंधन के नियमों का पालन करना पड़ता है, सवाल नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी भी इंसान के साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा हो, तो अगर वो पार्टी सरकार में है तो अपने पार्टी के उनके गठबंधन के चलते वो उसकी आवाज भी नहीं बन सकते, मजबूरी होती है। और टाइगर जयराम महतो इसलिए 2029 में खत्म हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी का दामन थामेंगे नहीं, और जनता जो है उनका साथ दे नहीं रही है। पूरे जो झारखंड की जनता है, इनके अंदर में है भरा हुआ मैया सम्मान योजना, आदिवासी चेहरा, और इनके अंदर छिपा हुआ है कि ये महतो कुर्मी की पार्टी है, और इस वजह से टाइगर जयराम महतो पिछड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते हैं कि टाइगर जयराम महतो अगर चाहे तो वो मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं, और टाइगर जयराम महतो अगर चाहे तो एक अच्छा पोजीशन पर भी जा सकते हैं। लेकिन यही होगा कि सिर्फ उससे उनका फायदा होगा और किसी का नहीं।
चलिए, टाइगर जयराम महतो जो कुछ बोले धनबाद को लेकर के जो घटना सामने आई है, क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर लिखिएगा। हमने अपना राय विचार कहा, आप अपना लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।